हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकोडिंग लीगल। इनडायरेक्ट टैक्स में कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्रेडिट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये लीगेसी जीएसटी में भी फॉलो हुई। जीएसटी की तो पूरी आत्मा ही हम कह सकते हैं कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, लेकिन एज पर लेजिस्लेटिव पॉलिसी सर्टेन गुड्स और सर्टेन सर्विसेज की सप्लाई के केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आउटडोर कैटरिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी, रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये पूरा प्रोविजन कंटेन्ड है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 में, जिसके अकॉर्डिंग सर्टेन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज अ होल जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस रूल का एक एक्सेप्शन भी कार्व आउट किया गया है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जहां पर एम्प्लॉयर इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एक एम्प्लॉयर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, वहां आईटीसी अवेलेबल होगा। अब इसी से कनेक्टेड गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास एक इशू पहुंचा। इशू ये था कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या वो एम्प्लॉयर आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल है ऑन द जीएसटी चार्ज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर? अथॉरिटी ने इसका आंसर नेगेटिव में दिया कि नहीं, एम्प्लॉयर एलिजिबल नहीं है आईटीसी अवेल करने के लिए, इवन इफ कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना उसकी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तब भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी रूलिंग किस तरह से पंक्चुएशन यूज करी गई है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 में, उसके ऊपर बेस्ड है। सोली पंक्चुएशंस के ऊपर ये रूलिंग बेस्ड है। अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कॉलन्स एंड सेमीकॉलन्स आर टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन, और ये जो सेमीकॉलन होते हैं ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सब क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, थॉट्स को ज्वाइन करने के लिए सेमीकॉलन यूज किया जाता है। जैसे यहां पर सब क्लॉज 1 के एंड में कॉलन है विच इज फॉलोड बाय अ प्रोवाइजो, और प्रोवाइजो के एंड में सेमीकॉलन है। मतलब सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 को सेमीकॉलन से ज्वाइन किया गया है, और ये सेमीकॉलन यहाँ पर इन सब क्लॉजेस के बीच में एक वॉल क्रिएट कर रहा है, उन्हें एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर रहा है। इसलिए जिस प्रोवाइजो की हम बात कर रहे हैं, जो है एम्प्लॉयर अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर है तो वहां पर आईटीसी अवेलेबल होगा, उसे आप सिर्फ और सिर्फ सब क्लॉज 3 तक ही कन्फाइन रखोगे। इट कैन नॉट बी रेड इनटू सब क्लॉज 1 क्योंकि दे आर सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन्स, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस रूलिंग के अकॉर्डिंग अब ये जो एक्सेप्शन है उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ सब क्लॉज 3 तक ही कन्फाइन कर दिया गया है। इस रूलिंग के इम्पैक्ट को ऐसे समझ सकते हैं, एक एम्प्लॉयर अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री से लाने ले जाने के लिए
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहा है, जिसका खर्चा वो बियर करता है, तो उसे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन वही एम्प्लॉयज़ को जब एलटीसी, एचटीसी का बेनिफिट दिया जाता है और उसके ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा हुआ अगर वो एम्प्लॉयर बियर करता है तो उसके आईटीसी का बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। क्या ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही एब्सर्ड नहीं है? वो एक्सेप्शन बात कर रहा है जहां एम्प्लॉयर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ देने के लिए, वहां आईटीसी दिया जाएगा। और वो जनरली स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं कैंटीन की फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम द वर्क, और ये सभी इस तरह की फैसिलिटीज़ सब क्लॉज 1 में कवर्ड है। लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस प्रोवाइजो को सिर्फ और सिर्फ सब क्लॉज 3 तक ही कन्फाइन कर दिया, जो बेसिकली इस प्रोवाइजो को रिडंडेंट कर रहा है, मीनिंगलेस कर रहा है। इट इज करेक्ट कि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन को आपको उसके प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग के साथ पढ़ना चाहिए, उसका लिटरल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर उस लिटरल कंस्ट्रक्शन के चलते आप उस प्रोविजन को ही रिडंडेंट कर दो, एब्सर्ड कर दो, उसके लेजिस्लेटिव इंटेंट को ही डिफीट कर दो, तो वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। वहाँ आपको उसके पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पे जाना चाहिए, जिससे आप उसके लेजिस्लेटिव इंटेंट को मीनिंग दे सको। लेजिस्लेचर का ये कभी भी इंटेंशन नहीं था कि सिर्फ होम ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल कंसेशन के केस में ही एम्प्लॉयर को आईटीसी अवेल करवाया जाए। मतलब इस प्रोवाइजो को इस सब क्लॉज 3 तक ही कन्फाइन किया जाए, ये लेजिस्लेचर का कभी भी इंटेंशन नहीं था। और ये बात का एविडेंस ये है कि प्रेजेंट फॉर्म में जैसे सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन है जो सब्स्टिट्यूट किया गया बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। अमेंडमेंट से पहले ये सेक्शन कुछ ऐसा रीड करता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उसके बाद सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, except where capital A, the government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force। ये था लेजिस्लेचर का इंटेंशन। और जो अब प्रेजेंटली सब क्लॉज 3 है, जो LTC और HTC की बात करता है, वो इस एक्सेप्शन के बाद था। एज सब क्लॉज 4, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अमेंडमेंट के बाद ये सब क्लॉज 4 बन गया सब क्लॉज 3, और यहां नोटिफाइड सर्विसेज की जगह सिंपली कर दिया गया वेयर एम्प्लॉयर इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, और इसे एज अ प्रोवाइजो सेक्शन में प्लेस कर दिया गया। तो आयरॉनिकली अथॉरिटी ने इस प्रोवाइजो को जहां सब क्लॉज 3 तक ही कन्फाइन किया है अमेंडमेंट से पहले, वो क्लॉज तो इस प्रोवाइजो के स्कोप से ही बाहर था। ये प्रोवाइजो इस सब क्लॉज पर अप्लाई ही नहीं होता था, जिससे अब अथॉरिटी ने इसे कन्फाइन कर दिया गया है, जिस तक इसका स्कोप रोक दिया है। अगर सरकार का इंटेंशन पूरी तरह से पॉलिसी चेंज करने का था, जैसा कि अथॉरिटी ने इसे इंटरप्रेट किया है कि अब ये प्रोवाइजो सिर्फ सब क्लॉज 3 पर अप्लाई होगा, ऊपर किसी सब क्लॉज पर अप्लाई ही नहीं होगा, तो ऐसा करने से पहले GST काउंसिल में डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस ज़रूर होते इस पॉइंट पर। लेकिन 25th काउंसिल की
मिनट्स ऑफ द मीटिंग से ऐसी कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं होती हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि सरकार का कभी भी ये इंटेंशन रहा ही नहीं था। ये अमेंडमेंट पॉलिसी चेंज के लिए नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लाया गया था। इसलिए गुजरात अथॉरिटी का ये इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटिव इंटेंट को भी डिफीट कर रहा है और इस प्रोविजन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के भी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। अगर कोई प्रोविजन सब्स्टिट्यूट हुआ है तो आप उसके मियरली पंक्चुएशंस के बेस पर उसके बेसिक लॉ को ही चेंज नहीं मान सकते। लास्टली हम बात करते हैं अबाउट रोल ऑफ पंक्चुएशन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। पंक्चुएशंस को आप सोली किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए रिलाई नहीं कर सकते। 1850 से पहले इंग्लैंड की मैन्युस्क्रिप्ट्स जिन्हें रॉयल असेंट मिलते थे, वहां कोई पंक्चुएशन मार्क होता ही नहीं था। तो ब्रिटिश कोर्ट्स पे वेरी लिटिल और नो रेलेवेंस टू पंक्चुएशंस व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और इंडिया में भी यही लीगल पोजीशन है कि पंक्चुएशन मार्क्स को आप सोली कंट्रोलिंग एलिमेंट बनाते हुए किसी स्टैट्यूट का प्लेन टेक्स्ट या मीनिंग समझने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर उनका कोई रोल होगा भी तो बहुत ही माइनर, जैसे कि अगर कोई स्टैट्यूट बहुत ही वेल पंक्चुएटेड है और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए पंक्चुएशंस की हेल्प ली जाती है तो वो करेक्ट है। लेकिन पंक्चुएशंस के बेसिस पर ही आप किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसके प्लेन टेक्स्ट को मीनिंग नहीं दे सकते, वो करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। तो मेरे हम्बल ओपिनियन में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सोली पंक्चुएशंस के बेसिस पर इस सबसेक्शन को इंटरप्रेट करके सही नहीं किया। इस इंटरप्रिटेशन से उन्होंने इस प्रोवाइजो को बिल्कुल रिडंडेंट, मीनिंगलेस कर दिया है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट्स लेकर आएगा और ये लेजिस्लेटिव इंटेंट को डिफीट करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.